तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था यूरिन फॉर्मेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन की, तो यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से स्टेप होते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हो तो देखिए ये वाली जो हमारे पास आर्टरी है इसका नाम है एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल ब्लड को लेकर आता है कहां पे? इस ग्लोमेरुलस के पास। और ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, इसकी जो कैपिलरीज है वो यहाँ पे ब्लड को फिल्टर करती है। तो यहाँ पे फिल्टर होता है और ब्लड कहाँ, मतलब फिल्टर होने के बाद जो चीजें फिल्टर होगी वो कहाँ पे आ जाती है? इस बाउमिन कैप्सूल्स के अंदर। तो पहला स्टेप था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप हमारे पास आता है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन एंड थर्ड स्टेप हमारे पास आता है सिक्रीशन। कल हमने इसके बारे में ही बात की थी कि यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप होते हैं, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। जब मैंने आपको कहा था कि फिल्ट्रेशन में क्या होता है, हमारा ब्लड फिल्टर होता है और फिल्टर होने के बाद वो ब्लड कहाँ पे आ जाता है? इधर बाउमिन कैप्सूल्स पे आ गया। जब ब्लड फिल्टर होके इधर बाउमिन कैप्सूल में आता है, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसे कहते हैं फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट कहते हैं। फिर हमने कल यहाँ पे जीएफआर के बारे में भी बात की थी। जीएफआर क्या होता है? जीएफआर होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसका मीनिंग क्या है? अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट formed by the kidney per minute, formed by the kidney per minute। 1 मिनट में यहां पर कितना फिल्ट्रेट बनता है उसको बोलते हैं जीएफआर। कितना अमाउंट बनता है? तो कल हमने बात की थी कितना फिल्ट्रेट बनता है, आई होप आप सबको याद होगा, हमने बात की थी 125 ml पर मिनट। 1 मिनट के अंदर यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है वो कितना ब्लड फिल्टर करता है और कितना फिल्ट्रेट यहाँ पे बनता है? 125 मिलीलीटर पर मिनट। इसके बाद मैंने आपको क्या कहा था कि देखो जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है तो ब्लड फिल्टर होने के लिए आ रहा है। अब ब्लड के यहाँ पे कौन कौन से कंपोनेंट फिल्टर होते हैं? तो मैंने आपको कहा था कि ब्लड के अंदर जो पानी होता है, पानी यहाँ पे फिल्टर होता है, आयंस होते हैं वो फिल्टर होते हैं, एक्सेप्ट प्रोटीन। जो प्रोटीन होती है आप सबको पता है प्रोटीन क्या होता है? मैक्रोमोलेक्यूल। इसका साइज काफी बड़ा होता है, तो साइज बड़ा होने की वजह से ये चीजें यहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाती है। कहाँ पे? इधर ग्लोमेरुलस के बाद जब इधर फिल्ट्रेशन हो रही होती है। तो प्रोटीन नहीं होती है, बाकी इसके अलावा मतलब ऑलमोस्ट सारा प्लाज्मा यहाँ पे क्या होता है? फिल्टर हो जाता है। और जो इधर फिल्टर हो चुका है उसको नाम देते हैं फिल्ट्रेट का। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जो यहाँ पे फिल्टर हुआ, जो फिल्ट्रेट बना, उसके अंदर क्या होता है? ब्लड के वो कंपोनेंट भी फिल्टर हो जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे थे और हमें उनकी जरूरत थी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। आप सबको पता है कि ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ग्लूकोज से ही हमें एनर्जी मिलनी है। तो सोचो अगर ये ग्लूकोज ही हमारे यूरिन से बाहर निकल जाएगा तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। अगर आपको पता होगा ना, जो पर्सन डायबिटीज से सफर करते हैं, घर पे जिसको बोलते हैं कि इसको शुगर हो गई है, तो उसके शुगर का मतलब क्या होता है कि अगर उनके मतलब ग्लूकोज का लेवल इतना ज्यादा हाई हो गया है कि वो यूरिन से पास होना शुरू हो जाता है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता हमारी बॉडी में। तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेट बना था इसके अंदर ग्लूकोज भी है, तो ग्लूकोज हम चाहते हैं कि वो दोबारा हमारी बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाए। तो रीअब्सॉर्ब कैसे होता है? यहाँ पे आप सबको पता है, हमने कल इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये जो ग्लोमेरुलस होता है, यहाँ से कैपिलरीज अराइज होती है, मतलब एक आर्टरियोल बाहर जा रहा है ब्लड को लेके, उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट। और ये जो इफरेंट आर्टरियोल होता है, ये पूरे के पूरे नेफ्रॉन में, अगर मैं बात करूं इसकी पीसीटी की, देखो ये पीसीटी में पूरे के पूरे हेनले लूप में, जस्ट मैं यहाँ पे रफ डायग्राम बना रही हूँ, पूरे डीसीटी में पूरा से यहाँ पे इस तरीके से ऐसा पूरा फैला होता है। और इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? क्योंकि
जो चीजें गलती से फिल्टर हो गई थी उन सारी चीजों को हम दोबारा रीअब्सॉर्ब करना चाहते हैं। तो यहाँ पर फिल्ट्रेट हमने बात की थी कि कितना बनता है, 125 ml बनता है पर मिनट। तो अगर एक मिनट में फिल्ट्रेट 125 ml बन रहा है तो पूरे के पूरे दिन में बनता है 180 लीटर पर डे। आप कैलकुलेट करके देख लो, 24 आवर्स होते हैं तो 24 आवर्स में करके देख लो कितने मिनट होते हैं। एक मिनट में अगर 125 ml हो रहा है तो अगर आप करके देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कितने होंगे हमारे पास, 1800 ml हो गए। फिर 1800 हुए कि 18,000 हुए, 18,000 तो करके देख लो, 1000 ml 1 लीटर के इक्वल होता है। तो आप डेटा निकाल लो, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे उन चीजों को रीअब्सॉर्ब करना चाहते हैं जो चीजें गलती से फिल्टर हो गई थी। अब यहाँ पे बहुत सारा वाटर भी फिल्टर हो गया था, तो वाटर भी क्या होता है कि वाटर भी रीअब्सॉर्ब होता है। जितना पानी हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालना वही आगे जाता है, बाकी सारी चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाती है। अब ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है ना, जो मैंने यहाँ पे बनाई आपको, जो इफरेंट आर्टरियोल से बनती है, जो पूरे नेफ्रॉन को यहाँ पे इस तरीके से कवर कर रही है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कुछ चीजें ब्लड में वेस्ट भी रह जाती है जो फिल्टर नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, रीअब्सॉर्ब में क्या करते हैं, कुछ चीजों को दोबारा एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और जो चीजें फिल्टर नहीं हुई हैं, जो ब्लड में गलती से रह गई और हमारे लिए हार्मफुल है, दोबारा हम इस फिल्ट्रेट के अंदर उसको डाल देते हैं। उसको बोलते हैं सिक्रीशन। अगर अभी भी समझ में नहीं आया, मैं इसको दोबारा आपको बताती हूँ, आपको फिर आपको चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे आपने पहले मैंने आपको ये वाला डायग्राम यहाँ पे दिखाया था कि हमारे पास देखिए सबसे पहला स्टेप होता है फिल्ट्रेशन का, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो इधर ग्लोमेरुलस के पास होती है। अब आप यहाँ पे ये डायग्राम काफी ज्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे साफ साफ विजिबल है कि हमारे पास देखो एफरेंट आर्टरियल ब्लड को अंदर लेकर जा रहा है, और इफरेंट आर्टरियल देखो बाहर आ रहा है ब्लड को लेके। लेकिन इसके बाद देखो ये इफरेंट आर्टरियल पूरा हमारे नेफ्रॉन में देखो पूरा इस तरीके से कॉइल अप हो गया है, अगर आपको यहाँ पे विजिबल हो तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कि फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन होने के बाद फिल्ट्रेट बन गया। अब ये फिल्ट्रेट कहाँ मूव कर रहा है, ये फिल्ट्रेट हमारा मूव कर रहा है पीसीटी के अंदर। व्हाट इज पीसीटी? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यहाँ पर जो फिल्ट्रेट में, फिल्ट्रेट किससे बना था, ब्लड से बना था। अब ये देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको तो हम यूरिन में पास ही करना चाहते हैं, सोचो इतनी मुश्किल से हमारी बॉडी ग्लूकोज के अंदर तो सारी चीजों का ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज बाद में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये ग्लूकोज देखिए दोबारा हमारे जो इस ट्यूब्यूल वाले पार्ट में था, वहां से वो कहाँ जा रहा है, इस कैपिलरी के अंदर जा रहा है। अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं, साइज छोटा होने की वजह से ये भी फिल्टर हो गए। सोडियम, वाटर, ये वाला जो साइन है ना, ये वाला अंदर वाला, ये रीअब्सॉर्प्शन वाला साइन है। हेल्ले लूप में देखिए वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास देखिए यहाँ पे वाटर भी रीअब्सॉर्ब हो रहा है। और जो साइन उल्टा है ना हमारे पास, जो इधर इसकी तरफ है, जैसे यहाँ पे आप ये वाला देखो कि हमने कोई भी मेडिसिन खाई, कोई भी ड्रग्स खाई, तो ड्रग्स को क्या करते हैं, ऐसे आपने पक्का ये चीज नोटिस की होगी कि जब कभी हम बीमार होते हैं, और बीमार होने पे हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद आपने देखा जो हमारा यूरिन होता है वो कितना ज्यादा डार्क, मतलब हाईली कंसेंट्रेटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि जो भी दवाई हमने ली है, जो भी ड्रग्स ली है, अपना काम करने के बाद वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे देखिए ड्रग्स जो हमारे ब्लड में चली गई थी, अपना काम करने के बाद वो भी हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। एक्सेस प्रोटोन, अब प्लीज याद कीजिए, जो प्रोटोन होता है, जो हाइड्रोजन आयंस है, ये क्या करते हैं, एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। सबको पता है पीएच के बारे में कि जब हम पीएच को डिफाइन करते हैं और हम बात करते हैं एसिडिक पीएच की, तो एसिडिक पीएच का मतलब होता है मोर नंबर ऑफ प्रोटोन, मोर नंबर होते हैं हाइड्रोजन आयंस के, प्रोटोन के। तो हम नहीं चाहते कि ज्यादातर हमारा ये प्रोटोन हमारे ब्लड में रहे, क्योंकि ये हमारे ब्लड को क्या करता है, हमारे ब्लड को एसिडिक करता है, और एसिडिक ब्लड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए ये इसको भी एक्सक्रीट कर रहा है। लास्ट में एक्सेस पोटेशियम भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता, तो ये पोटेशियम भी सिक्रीट कर रहा है इस फिल्ट्रेट के अंदर। फिल्ट्रेट है क्या, ये फिल्ट्रेट यूरिन ही है,
बस हम ये कह रहे हैं कि जो यूरिन बन रहा है उससे काम वाली चीजों को हमने रख दिया और जो बेकार वाली चीज है उसको हम बाहर निकाल रहे हैं बस। अब आज देखिए हमें जो करना है, हमें इन सबके टिब्यूल के फंक्शन करने हैं। जो कल मैंने आपको बताया था, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, प्लीज इसको ध्यानपूर्वक आप देख लो कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला पोर्शन, ये पीसीटी है, ये यू शेप का ये हेनले लूप है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन बीसीटी है और ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है। अब इन सारे टिब्यूल के फंक्शन क्या है, पीसीटी का फंक्शन क्या है, इस हेनले लूप का फंक्शन क्या है, डीसीटी का फंक्शन क्या है और कलेक्टिंग डक्ट का फंक्शन क्या है, हम आज इसके बारे में ही बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो प्लीज ध्यान से सुनना। आई होप मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे दिया है कि जो हमने कल बात की थी, यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला फिल्ट्रेशन, सेकंड स्टेप आता है रीअब्जॉर्प्शन, लास्ट स्टेप आता है सिक्रीशन। लेकिन जो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, यही डायग्राम हमें आगे हेल्प करेगा इनका फंक्शन समझने में। अगर इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको जीएफआर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, आप मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा ये चीजें करवा दूंगी, ठीक है। जो रीअब्जॉर्प्शन वाला पार्ट था, सिक्रीशन वाला पार्ट था, ये आज आपको चीजें समझ में आ जाएगी अगर आपको नहीं समझ में आई तो। अब एक बार सबसे पहले अब हमें क्या करना है, आज का हमारा मेन टॉपिक है फंक्शन ऑफ द टिब्यूल। पीसीटी का फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हेनले लूप का फंक्शन क्या है, डीसीटी का फंक्शन क्या है एंड कलेक्टिंग डक्ट का फंक्शन क्या है। आज हम यही पोर्शन यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे सेल के बारे में बताना चाहती हूँ। ऐसे तो अभी हमने एनिमल टिश्यू चैप्टर किया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाहती हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल के अंदर आपने कुछ सेल पढ़े होंगे कि वहां पे कौन कौन से सेल होते हैं, लाइक पेरेन्काइमा सेल, कॉलिनकाइमा सेल या फिर स्क्लेरेन्काइमा सेल, जाइलम फ्लोएम, कितने सारे सेल होते हैं जो हमारी प्लांट बॉडी को बनाते हैं। उस तरीके से प्लस 1 में ही चैप्टर आता है एनिमल टिश्यू का। तो हम इस चैप्टर में ये सारी बातें करते हैं कि जो एक एनिमल की बॉडी है उसके अंदर कौन कौन से टिश्यू होता है। तो हम वहां पे बहुत सारे टिश्यू करते हैं, लाइक नर्वस टिश्यू करते हैं, मतलब उसके बाद हम यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करते हैं। ओके ठीक है, चलो फिर तो अच्छी बात है मंजू, तो आपको आइडिया होगा अगर आपका ये टॉपिक स्कूल में चल रहा है तो हम वहां पे बात करते हैं कि हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ही बताने वाली हूँ कि हमारे पास क्या होते हैं, एक एपिथेलियम टिश्यू होता है, एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू। इसके भी ना बहुत सारे टाइप होते हैं। सबसे सिंपल टाइप होता है सिंपल स्क्वामस, लेकिन जस्ट ओनली भी मैं जो भी यहाँ पे कवर हो रहा है बस मैं उसी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी जो किडनी होती है, किडनी में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, किडनी में प्रेजेंट होता है ये वाला लास्ट वाला ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियल या एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल बोलो या एपिथेलियम बोलो, ये जो लास्ट वाला है ये टिश्यू होता है। अगर अब इनका मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं ना आपके सामने, तो यहाँ पे मैं आपको उसको खुद ही ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि ये टिश्यू कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे ओनली सिंगल लेयर बना रही हूँ, इस तरीके से ये सेल है, ठीक है, एकदम सिंपल सेल है। ये हमारे पास जो सबसे सिंपल सेल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनको हम बोलते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। क्या बोलते हैं इनको, हम कहते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल या एपिथेलियम टिश्यू। उसके बाद नेक्स्ट होते हैं क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल में क्या होता है, जिनकी क्यूब जैसी शेप होती है, जैसे आप ये देख सकते हो, ये बड़े बड़े से देखिए क्यूब की तरह शेप है, इनको हम बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल या एपिथेलियम। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एंड ये कौन से सेल है, क्यूब लाइक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल। अब कई बार क्या होता है कि ये जो क्यूबॉइडल सेल होते हैं ना, जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये क्यूब लाइक सेल जो होते हैं वो क्या बेयर करते हैं, वो यहाँ पे सीलिया बेयर करना शुरू कर देता है, जैसे आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है ये वाला। तो जब अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल अगर सीलिया बेयर करना शुरू कर दे, इनको बोलते हैं सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। और कई बार क्या होता है कि हमारे पास ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल है, यहाँ पे क्या होता है,
ब्रश बॉर्डर्ड अपीयरेंस आ जाती है। जैसे इनकी देखिए यहाँ पे इनफोल्डिंग हो जाती है इसकी तरह। इस इनफोल्डिंग को ऐसे हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। जब इस तरीके से क्यूबॉइडल एपिथेलियम की मॉडिफिकेशन इस तरीके से हो जाती है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस तरीके से, इसको बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे नेफ्रॉन में पीसीटी होता है, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, वहां पर ये ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मैं आपको यहाँ पे ये वाला डायग्राम दिखाऊं, ये वाला डायग्राम प्लीज, ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी डायग्राम से ही हमें आज का पूरा टॉपिक यहाँ पे समझ में आने वाला है, अदरवाइज हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो प्लीज आप इस डायग्राम को अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए कि हमारे पास यहाँ पे देखिए कौन कौन सी चीजें, और प्लीज डायरेक्शन को भी आपको देखना है। ऐसे मैं अभी आपको खुद ही बताऊंगी। यहाँ पे एक काम करती हूँ, वैसे मैं खुद ही डायग्राम बनाती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ में डायग्राम बना लो, तो आपके लिए इजी रहेगा। या बाद में बनाना चाहते हो वो भी ठीक है, आप अभी मुझे जस्ट यहाँ पे समझ लो। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, हमारे पास सबसे पहले यहां से कौन जा रहा है, एफरेंट आर्टरियोल जा रहा है, एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल की बात क्या हुई, इधर यहाँ पे टफ्ट बन गया कैपिलरीज का, इसको हमने बोल दिया ग्लोमेरुलस। उसके बाद ग्लोमेरुलस के बाहर एक आर्टरियोल और जाता है, उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल। तो ये एफरेंट आर्टरियोल ब्लड को अंदर लेके जा रहा था और इफरेंट आर्टरियोल ब्लड को बाहर लेके जा रहा है। अब ये जो ग्लोमेरुलस होता है, इसको बाहर से कौन कवर करके रखता है, आप सबको पता है, उसको बोलते हैं बाउमिन कैप्सूल। जो डबल वॉल होता है, कप शेप का है, नजर आ रहा है आपको, इसका नाम है बाउमिन्स कैप्सूल। और इधर बाउमिन कैप्सूल्स के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे टिब्यूल बना लो। सबसे पहला टिब्यूल कौन सा है, इसको चलो मैं सिंपल ही बना लेती हूँ, क्योंकि इस तरीके से अभी मैं आपको सिंपल दिखा रही हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्वोल्यूटेड नहीं दिखा रही हूँ। बस ये समझ लो मैंने इस तरीके से इसको पीसीटी बना लिया, ये वाला। इसको थोड़ा सा मैं ब्रॉड कर लेती हूँ, इजी रहेगा। ये वाला मैंने इसको दिखा दिया पीसीटी। पीसीटी के बाद यहाँ पे यू शेप का, ये भी थोड़ी छोटा सा ही बना है, पर प्लीज आप एडजस्ट कर लो। ये हमारा बन गया है हेनले लूप। इसके बाद हेनले लूप के बाद यहाँ पर कौन आता है, यहाँ पे आता है डीसीटी। अब ये वाला पोर्शन हो गया डीसीटी, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे आता है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट आता है। अब यहाँ पर क्या समझना है, प्लीज ध्यान समझना। ये इफरेंट आर्टरियोल आया और यहाँ पे ही इसके पैरेलल चल रहा है, लेकिन प्लीज अभी मैं इसको यहाँ पे साइड से ही दिखाऊंगी, मतलब इसको यहाँ पे इस तरह से इसको कॉइल फॉर्म में नहीं दिखाऊंगी, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज ना हो। अब इफरेंट आर्टरियोल को मैं यहाँ पे रिमूव कर रही हूँ, ग्लोमेरुलस को भी, इसकी लेबलिंग को रिमूव कर रही हूँ, प्लीज आप इसको खुद ही अपने माइंड में रखिए। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे साथ साथ में दिखा रही हूँ ओनली ये वाली, कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज यहाँ पे किस पीसीटी के साथ साथ में चल रही है। अब ये इफरेंट आर्टरियोल इसके मतलब जो ग्लोमेरुलस से आया था, अभी ये क्या करता है, पूरे नेफ्रॉन को कवर कर रहा है यहाँ पे, इसे कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो आप सबको पता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर क्या है, ब्लड ही है, इसके अंदर ब्लड है। अब सबसे पहला शब्द वन बाय वन यहाँ पे ध्यान से देखना। हमने कहा ब्लड आया, जब ब्लड आया तो ब्लड यहाँ पर आकर फिल्टर हो गया इस ग्लोमेरुलस के पास। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें फिल्टर हुई, यहाँ पे ग्लूकोज फिल्टर हुआ ब्लड में से, बहुत सारे आयंस फिल्टर हुए, बहुत सारे अमाइनो एसिड फिल्टर हो गया, एंड साथ ही साथ में इधर वाटर भी फिल्टर हो गया। अब अभी भी मैंने आपको बताया कि जो हमारा ये पीसीटी होता है, इसके अंदर कैसे सेल होते हैं, इसके अंदर होते हैं ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको दिखाने की कोशिश करूँ ना यहाँ पे, तो अगर हम इसको जूम करेंगे तो हमें
यहाँ पे ये इस तरीके से नजर आएंगे, इस तरीके से। थोड़ा मैं छोटा बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास इधर जगह नहीं है। आई होप आप इसको समझ पा रहे हो कि पीसीटी किससे लाइन अप है, क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियल सेल से, और ये दोनों जगह प्रेजेंट है, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी इस तरीके से प्रेजेंट है। आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, समझ आ रहा है। और ऐसे मैं तो यहाँ पे काफी छोटा बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास इधर जगह नहीं है। अगर मैं इधर बाहर इसको दिखाऊं तो ये इस तरीके से होता है, काफी क्यूब, काफी बड़े बड़े होते हैं। यहाँ तो मुझे स्पेस नहीं मिल रहा इसलिए काफी मैंने इसको छोटा बनाया। ये वाला है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। अब जैसे ही फिल्टर, देखो पहला स्टेप यहाँ पे ये वाला क्या है, फिल्ट्रेशन का है, जो हम काफी बार कर चुके हैं। मुझे लगता है ये तो आपको समझ में भी आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए जब हमारे पास इधर ग्लूकोज आ गया, आइंस, कौन कौन से आइंस होते हैं इधर बाहर लिख रही हूँ। आइंस होते हैं लाइक सोडियम आइन, पोटेशियम आइंस, इवन बाइकार्बोनेट आइंस। और कौन कौन से होते हैं, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आइंस, काफी सारे आइंस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये सारा फिल्ट्रेट इधर आ गया है तो यहाँ पर ये जो पीसीटी है, पीसीटी किससे लाइनअप है, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से। और इसी पीसीटी पे कुछ हमारे चैनल प्रेजेंट होते हैं जिनके बारे में हम काफी बार कर चुके हैं। हमने सेल वाला चैप्टर काफी अच्छे तरीके से किया है कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल होते हैं वहां पर कुछ क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ हमारे पास पंप प्रेजेंट होते हैं, कुछ चैनल प्रेजेंट होते हैं। तो एक चैनल यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारे पास, अगर मैं बनाऊं, ये होता है सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, देखिए सोडियम आयंस की फॉर्म में आया, तो ये पंप क्या करता है, एनर्जी का यूज करके। कैसा पंप है, एक्टिव पंप है। एक्टिव पंप का मतलब क्या होता है, जो एनर्जी का यूज करके पंप करता है। तो फिल्ट्रेट से इसने क्या काम किया, इस सोडियम को बाहर निकाल दिया इधर, और कहां भेज दिया, इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। तो अगर मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है ना, ये दोनों कैसे काम करते हैं, एक अंधा, ये हमारे पास काम करते हैं एंटी पोर्टर मैनर। अगर आपको याद हो एंटी पोर्टर, तो ये भी हमने सेल वाले चैप्टर में किया था कि एंटी पोर्टर क्या होता है, अगर एक आयन अंदर जा रहा है दूसरा आयन बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसे होता है कि जब ये पंप काम करता है तो ये 3 सोडियम को यहाँ पे भेज देता है ब्लड के अंदर, और सेम टाइम पे यहाँ पर क्या करता है, 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आता है। तो 3 सोडियम जा रहा है, 2 पोटेशियम अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर लिया। जब सोडियम रीअब्सॉर्ब होता है तो साथ ही साथ में यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को भी रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। इसके अलावा अमाइनो एसिड ये भी रीअब्सॉर्ब होते हैं, इवन वाटर भी रीअब्सॉर्ब होता है। तो डेटा हमें क्या बताता है कि जो भी फिल्ट्रेट यहाँ पे बना था, कितना फिल्ट्रेट बनता है पर मिनट में, 125 ml पर मिनट। तो हम कहते हैं कि उसका 70 से 80% फिल्ट्रेट, 70 to 80% फिल्ट्रेट हमारा पीसीटी में ही रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ये मतलब है कि पहले ये मतलब ये होगा कि मान लेते हैं मैं आपको कुछ पैसे दूं और बस एकदम आपसे वापस ले लूं कि नहीं नहीं मुझे नहीं देने। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे हुआ कि पहले तो ब्लड फिल्टर होने के लिए आया, और जो चीजें फिल्टर हुई उसने 70 से 80% यहाँ पे रीअब्सॉर्ब कर दी। और ये रीअब्सॉर्प्शन में किसका रोल है, पीसीटी का। और पीसीटी में यहाँ पे सबसे बड़ा रोल किसका है, इसका, ये जो ब्रश बॉर्डर सेल है, क्योंकि ये यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम हम रीअब्सॉर्प्शन कर सके। अब नीट में 1-2 साल पहले क्वेश्चन आया था कि आप हमें उस आयन का नाम बताओ, उस न्यूट्रन का नाम बताओ, आयंस नहीं, उस न्यूट्रन का नाम बताओ जो 100% रीअब्सॉर्ब हो जाता है, 100% रीअब्सॉर्ब हो गया। तो ये जो ग्लूकोज आयन होता है ना, ये ग्लूकोज आयन, ग्लूकोज 100% रीअब्सॉर्ब होता है, 100%। और कहां पे होता है, पीसीटी रीजन। इसके अलावा एक चीज आपको और बता दूं, जो ऐसे तो हमने आपका ब्रीदिंग वाले चैप्टर में भी किया था, ये जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं ना, बाइकार्बोनेट आयंस क्या होता है, SCO3 नेगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ब्लड के लिए। जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं ये हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करके रखते हैं।
क्या करके रखते हैं, ब्लड के पीएच को, ना तो ये उसको एसिडिक बनाते हैं ना ही उसको एल्कलाइन बनाते हैं। ब्लड हमारा नियरली न्यूट्रल होता है, 7 पॉइंट समथिंग होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बाइकार्बोनेट का आयन कैसे काम करते हैं, बफर की तरह काम करते हैं। जब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे ना बफर का काम क्या होता है, बफर तो काफी ज्यादा एडवांस है, लेकिन अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं, बफर का काम होता है कि पीएच को मेंटेन करना। तो हमारे ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट आयन का काम होता है पीएच को मेंटेन करना। अब इसको मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ, प्लीज आप नोट कर लो अगर आपको नोट करना है बफर वाला पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि जो हमारा ब्लड है इसमें जो इधर बाइकार्बोनेट आयन भी क्या हुआ था, फिल्टर हो गया था, उसको भी बाइकार्बोनेट आयन को भी देखिए मैंने यहाँ पे SCO3 नेगेटिव, इसको भी हमने रीअब्सॉर्ब कर लिया। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें रीअब्सॉर्ब की, हमने बाइकार्बोनेट आयन रीअब्सॉर्ब कर लिया, ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब कर लिया, सोडियम रीअब्सॉर्ब कर लिया। अब एक चीज यहाँ पर और है, यहाँ पर कुछ अमाउंट में सोडियम जो होता है ना, सोडियम देखो यहाँ पे फिल्ट्रेट के अंदर भी आ रहा है, तो फिल्ट्रेट के अंदर आ रहा है मतलब यहाँ पे इसकी सिक्रीशन हो रही है। अब प्लीज ध्यान रखना, दो दो चीजें साथ में हो रही है। देखो अगर मैं एरो बाहर की तरफ दिखा रही हूँ ये रीअब्सॉर्ब हो रहा है, लेकिन अगर कोई फिल्ट्रेट के अंदर आ रहा है इसको बोलते हैं सिक्रीट करना। हम फिल्ट्रेट के अंदर कुछ चीज डाल रहे हैं कि आप हमारी बॉडी से बाहर निकलो। तो ये जो पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है, लेकिन ये देखा गया कि पोटेशियम आयन यहाँ पर रीअब्सॉर्ब भी होता है। कुछ पोटेशियम रीअब्सॉर्ब होता है और सेम टाइम पे कुछ पोटेशियम यहाँ पे एक्सक्रीट भी होता है। तो सोडियम हो गया, इवन क्लोराइड आयंस भी यहाँ पे रीअब्सॉर्ब होते हैं। और यहाँ पर अब एक चीज और, ये जो ब्लड होता है, ब्लड में जितना भी एक्सेस प्रोटोन होता है, एक्सेस प्रोटोन, ब्लड के अंदर जितना भी एक्सेस प्रोटोन है, यहाँ पे प्लीज बहुत खिचड़ी से पक गई, आप प्लीज इसको मैनेज कर लो, जस्ट ओनली समझाने के लिए, क्योंकि इधर स्पेस मेरे पास उतना अवेलेबल है नहीं, तो जस्ट ओनली मैं समझा रही हूँ। आई होप आप इसको प्लीज समझ पा रहे हो। इसको मैंने हाईलाइट किया है इधर प्रोटोन को। अब हमारे ब्लड के अंदर जितना एक्सेस प्रोटोन होता है, सारा प्रोटोन हम इस फिल्ट्रेट के अंदर डाल देते हैं। तो इधर प्रोटोन भी क्या हो रहा है, ये सिक्रीट हो रहा है, इसकी सिक्रीशन हो रही है फिल्ट्रेट के अंदर। क्यों हो रही है, अभी अभी मैंने आपको बताया, एक्सेस प्रोटोन, एक्सेस हाइड्रोजन आयन हमारे ब्लड के लिए अच्छा नहीं होता है, ये हमारे ब्लड को एसिडिक करता है, और एसिडिक पीएच बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो जितना भी एक्सेस प्रोटोन है हम इसको बाहर निकाल देते हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि हम अपनी बॉडी से यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। अब ऐसी बात नहीं कि हमारी बॉडी में अमोनिया नहीं बनता है, जो हमारी बॉडी में अमोनिया बनता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया के अंदर। कहाँ कन्वर्ट होता है, लिवर के अंदर, ये भी बात की थी। लेकिन कुछ अमाउंट में अमोनिया हमारा ब्लड के अंदर रह जाता है, तो जो अमोनिया हमारे ब्लड में रह गया है वो अमोनिया भी यहाँ पे दोबारा सिक्रीट हो जाता है। अब यहाँ पर चीजें कुछ बहुत ज्यादा मैसअप हो गई है, मैं अगली वाली स्लाइड पे यहाँ पे लिख लेती, आप भी प्लीज मेरे साथ में नोट कर लो। मैं यहाँ पे एक कॉलम बना रही हूँ कि क्या क्या चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही है और क्या क्या चीजें यहाँ पे सिक्रीट हो रही है, कहाँ पे, इन द पीसीटी रीजन। अभी हम ओनली यहाँ पे पीसीटी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा, हाँ सॉरी, पानी तो भूल ही बताना, पानी भी रीअब्सॉर्ब होता है। तो क्या क्या चीजें रीअब्सॉर्ब होती है, यहाँ पर वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, सोडियम आयंस रीअब्सॉर्ब होते हैं, इसके अलावा ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब होता है, साथ में बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्ब होते हैं। और सिक्रीट क्या क्या चीजें हो रही है, सिक्रीशन किस किस की हो रही है, सिक्रीशन होती है सबसे पहले हमारे पास प्रोटोन की, उसके बाद एक्सेस पोटेशियम आयंस की। हाँ यहाँ पे नोट कर लो, पोटेशियम आयन भी रीअब्सॉर्ब होता है, ये रीअब्सॉर्ब भी हो रहा है और ये सिक्रेट भी हो रहा है। एंड इसके बाद हमने बात की थी अमोनिया की। तो ये तीन चीजें हैं जो क्या हो रही है, जो सिक्रेट हो रही है किसमें, इन द पीसीटी रीजन। और हमारे पास वाटर, सोडियम, ग्लूकोज, बाइकार्बोनेट एंड आपका पोटेशियम। और पोटेशियम रीअब्सॉर्ब कैसे होता है, प्लीज नोट कर लीजिए, एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होता है, मतलब एनर्जी का यूज करके। पंप होता है ना हमारे पास सोडियम का पंप, तो वो क्या करता है, एनर्जी का यूज करके इसको रीअब्सॉर्ब करवाता है। बाकी मैं देख लेती हूँ अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया होगा। और साथ में हमारे पास यहाँ पे अगर मैं पीछे करूं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ वाटर चैनल भी प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर चैनल की हेल्प से क्या होता है, इधर पानी रीअब्सॉर्ब होता है। तो हमारा ये जो पीसीटी रीजन है, जैसे मैंने आपको बताया, 70 से 80% वाटर एंड 70 से 80% आयंस हमारा यहीं पर ही रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो जैसे कल अमनजोत आपने क्वेश्चन पूछा था कि हमारी बॉडी का वेट तो बहुत हैवी हो जाएगा, लेकिन सोचो जैसे यहाँ पे फिल्ट्रेट बन रहा है
1 मिनट में 125 ml बन रहा है, ये उसी टाइम पे सारा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि पीसीटी वेट करेगा कि अच्छा अभी मैं पूरे दिन का वेट करूंगा उसके बाद में यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट करूंगा। ये तो हमने जस्ट यहाँ पे डेटा निकाला था कि अगर 1 मिनट में 125 ml बन रहा है तो पूरे दिन का 180 लीटर हो गया। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वो वेट करा कि 180 लीटर बने यहाँ पे। समझ आ रहा है आपको? तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार थ्योरी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा मैसअप तो चीजें हो ही गई है। एक बार फंक्शन पढ़ा लेती हूँ आपको, अगर कुछ डाउट हुआ तो फिर देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पीसीटी का फंक्शन क्या लिखा गया है। चलो फंक्शन भी छोड़ो, सबसे पहले डायग्राम देखो आप एनसीईआरटी वाला जो हमने कल किया था। ये देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पे अब यहाँ पे साथ साथ में मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे रेड कलर से देखो मैं यहाँ पे कैपिलरी बना रही हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे। ये हमारे पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है। तो यहाँ पे ये देखिए ये फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट से देखो ये बाइकार्बोनेट आयन इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जा रहा है, सोडियम क्लोराइड जा रहा है, वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, इवन पोटेशियम आयन भी रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, और न्यूटन में आता है ग्लूकोज भी रीअब्सॉर्ब हो रहा है। कहां पे? इन द पीसीटी रीजन। ये कौन सा रीजन है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सेम टाइम पे आप देख सकते हो, अब यहाँ पर ऐसे इन्होंने एरो देखो जो अंदर की तरफ दिखा रहा है, एक्सेस प्रोटोन ये फिल्ट्रेट के अंदर एंटर हो रहा है, तो ये सिक्रीशन है। ऊपर वाला जो ये वाले एरो है ये हमें रीअब्सॉर्प्शन के बारे में बता रहे, रीअब्सॉर्प्शन के बारे में बता रहे हैं, और नीचे वाला सिक्रीशन के बारे में बता रहा है। तो ये देखिए एक्सेस प्रोटोन सिक्रीट हो रहा है, एक्सेस अमोनिया रीअब्सॉर्ब हो रहा है, और यहाँ पे लिखा नहीं है, मतलब बनाया नहीं है यहाँ पे, एक्सेस पोटेशियम भी सिक्रीट होता है। तो ये यहीं से हो रहा है एक्चुअली में, यहाँ पे इसी से हो रही है सारी चीजें। आई होप आपको ये अब मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। एक बार थ्योरी भी पढ़ लेती हूँ, कोई डाउट होगा तो फिर आप पूछ सकते हो फिर। तो ये देखिए यहाँ पे क्या बोला, पीसीटी में क्या है, पीसीटी इज लाइंड बाय, पहली बात तो कौन इसको लाइन करता है? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। प्लीज इसको नोट कीजिए, कौन से सेल पीसीटी को लाइन करते हैं? क्यूबॉइडल सेल होते हैं जो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम होता है जिनका, जो क्या काम करते हैं? इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर द रीअब्सॉर्प्शन। अब देखो इस तरीके से प्रेजेंट है, इस तरीके से, तो इनका सरफेस एरिया तो इंक्रीज हो ही रहा है ना की चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब आयंस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयंस, 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय दिस सेगमेंट। मतलब पीसीटी में ही 70 से 80% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट हमारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा पीसीटी किस चीज में हेल्प करता है? मेंटेन द पीएच को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, एंड साथ ही साथ में जो आयन बैलेंस है, मतलब आयन का बैलेंस होना चाहिए बॉडी के फ्लूइड में। बॉडी फ्लूइड का मतलब क्या है? बॉडी फ्लूइड कौन सा होता है? ब्लड होता है। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं ना, बॉडी फ्लूइड दो होते हैं, एक होता है लिम्फ, दूसरा होता है ब्लड। तो ये पीसीटी पीएच को मेंटेन करता है, आयन को बैलेंस करता है, बॉडी फ्लूइड का मतलब है ब्लड के अंदर। कैसे करता है? सिलेक्टिव सिक्रीशन करता है, सिलेक्ट करता है किसको सिक्रेट करना है, और किस की सिक्रीशन करता है? पहली बात तो हाइड्रोजन आयंस की, सेकंड अमोनिया की, थर्ड पोटेशियम आयन की। कहां पे करता है? इनटू द फिल्ट्रेट। और फिल्ट्रेट कहां था? पीसीटी के अंदर ही तो था। और कैसे ये वहां पे मतलब सिक्रीशन कर रहा है? उसके साथ में वो एब्जॉर्प्शन कर लेता है बायकार्बोनेट आयन का, और बायकार्बोनेट आयन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पीएच को मेंटेन करने के लिए। हमारे पीएच को मतलब है हमारे ब्लड के अंदर पीएच को मेंटेन करने के लिए। तो एक बात बताइए, आपको पीसीटी के फंक्शन समझ में आए हैं कि नहीं आए? अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं और तरीके से आपको समझाती हूँ। बोलिए, पीसीटी क्लियर हुआ है? बताइए, पीसीटी समझ आया?
दिव्यम समझ आया पीसीटी? पीसीटी का फंक्शन समझ में आया है आपको? ओके इसके बाद देखिए पीसीटी के बाद हमारा फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा? हेनले लूप में जाएगा। एक मिनट सॉरी, अब ये वाला डायग्राम दोबारा देखिए, यही वाला। अब देखिए जो फिल्ट्रेट हमारा पीसीटी में था, अब देखिए ये यू शेप का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हेनले लूप। अब पीसीटी से देखिए फिल्ट्रेट हमारा नीचे की तरफ आना शुरू हो गया है हेनले लूप में। जब फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है हेनले लूप में, तो इस लिम्ब को, लूप ऑफ हेनले की इस लिम्ब को बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम्ब क्यों बोला? क्योंकि फिल्ट्रेट अभी नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब प्लीज यहाँ पे चीजों को रिलेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दिखाया नहीं गया है, लेकिन जस्ट उन्हें बता रहे हैं। जो ये एरो दिखा रहे हैं ना यहाँ पे, मैं आपको खुद बना देती हूँ यहाँ पे, ताकि कोई इधर दिक्कत ना हो। मैं यहाँ पे रेड कलर से कुछ चीजें बना रही हूँ, ये रेड कलर से हमारे पास है वैसा रेक्टा। अब प्लीज ये मत बोलना वैसा रेक्टा क्या होता है। किया था ना हमने कि जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं वो हेनले लूप के पैरेलली मतलब पैरेलली अरेंज होती है और एक यू शेप का स्ट्रक्चर बनाती है, उसको बोलते हैं वैसा रेक्टा। मतलब यही वाली ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जब ये इस यहाँ पे आ जाती है मतलब हेनले लूप में, तो यहाँ पे यू शेप का स्ट्रक्चर बनाती है, उसको बोलते हैं वैसा रेक्टा। अब देखिए जब फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आया, कहां पे गया? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब प्लीज यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं अभी बोलूंगी। जो हमारा ये डिसेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले का, ये टोटली परमिएबल होता है, परमिएबल होता है वाटर के लिए, परमिएबल टू वाटर। कौन? ये डिसेंडिंग लिम्ब किसका? लूप ऑफ हेनले का। क्या है? परमिएबल है वाटर के लिए, बट टोटली इम्परमिएबल है, टोटली इम्परमिएबल है किसके लिए? आयंस के लिए। आयन के लिए टोटली इम्परमिएबल है, बट वाटर के लिए टोटली परमिएबल है। कहने का मतलब क्या है कि पानी को तो बाहर निकाल देगा, लेकिन आयन को बाहर नहीं निकालेगा। तो जब हमारा फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पे देखिए पानी, देखो ये बाहर की तरफ दिखा रहे हैं कि पानी बाहर निकल गया, और इस पानी को देखिए यहाँ पे किसने एब्जॉर्ब कर लिया? कौन था यहाँ पे? ये वैसा रेक्टा। और वैसा रेक्टा क्या है? ब्लड कैपिलरीज है। तो इस डिसेंडिंग लिम्ब ने, लूप ऑफ हेनले ने पानी निकाला, पानी को रीअब्सॉर्ब मतलब इसने इसको निकाल दिया, यहाँ पे किसने एब्जॉर्ब कर लिया? वैसा रेक्टा ने। तो लूप ऑफ हेनले से यहाँ पे क्या चीज रीअब्सॉर्ब हो रही है? वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है। तो उसके बाद देखिए ये फिल्ट्रेट हमारा कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। लूप ऑफ हेनले ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब ये ऊपर की तरफ जाता है, इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले। लेकिन जो हमारा ये असेंडिंग लिम्ब होता है ना लूप ऑफ हेनले का, इस चीज को ध्यान से देखने की कोशिश करना। ये वाला देखिए यहां से लेके यहां तक ये पूरा असेंडिंग लिम्ब है। जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, इसका देखिए जो लोअर वाला पोर्शन है इतना वाला, ये काफी ज्यादा थिन है, काफी थिन सेगमेंट है असेंडिंग लिम्ब का, और इससे ऊपर वाला पोर्शन ये थिक सेगमेंट है। तो नीचे थिन है और ऊपर वाला थिक है। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है फिल्ट्रेट, तो साथ ही साथ में देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का ये क्या कर रहा है? इसको भी क्या कर रहा है? इसको ये रीअब्सॉर्ब करवा रहा है। अब एक चीज और बता रही हूँ आपको, यहाँ पे एक मिनट, ये थोड़ा सा इसको मैं रिमूव कर लेती हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया भी यहाँ पे कि जो हमारी ये डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, ये वाटर के लिए तो परमिएबल है, लेकिन आयन के लिए इम्परमिएबल है। तो यहाँ से कभी भी आयन बाहर नहीं आएगा, वाटर सारा का सारा बाहर आ जाएगा। लेकिन ये जो असेंडिंग लिम्ब है ना, असेंडिंग वाली, ये ऊपर जो जा रही है, असेंडिंग वाली एकदम उल्टा है डिसेंडिंग का। इसका मतलब क्या है? ये जो असेंडिंग लिम्ब जो होती है लूप ऑफ हेनले की, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल है,
लेकिन जो हमारे आयंस होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनके लिए परमिएबल है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आयंस यहाँ से जा रहे हैं, आयंस को बाहर निकाल रही है, देखो आयंस को बाहर निकाल रही है, लेकिन पानी बाहर नहीं निकालेगी, क्योंकि पानी के लिए इम्परमिएबल है, पानी यहाँ से क्रॉस नहीं हो सकता, बट आयंस हो सकते हैं। और ये सारी चीजें कहाँ जा रही है, स्वैसारकता के अंदर ही जा रही है। समझ आ रहा है आपको ये सारी बातें? तो यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये क्या, ये सारी चीजें चल रही है, तो इसके बारे में भी आपको 2-3 क्लासों में समझ में आ जाएगा कि ये आयंस जा रहे हैं, आ रहे हैं, पानी जा रहा है, फिर दोबारा वो चीजें हो रही है, इसका मतलब क्या है। तो धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ में आएगी। जस्ट ओनली भी आप इसको समझो कि यहाँ पर जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, वो वाटर के लिए परमिएबल है, बट आयंस के लिए परमिएबल है। तो जब हमारा फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आयंस को, जैसे सोडियम क्लोराइड को तो बाहर निकाल रहा है, बट वाटर को नहीं निकाल रहा है। और इसके बाद ये फिल्ट्रेट अब कहाँ चला गया, ये फिल्ट्रेट चला गया हमारा डीसीटी के अंदर, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। जब हमारा ये डीसीटी के अंदर गया, तो डीसीटी के अंदर क्या चीजें हुई, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीसीटी के अंदर होती है हमारे पास कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, इसका मीनिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि डिपेंड करता है हमारी बॉडी में कितना पानी है। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि हम पूरा दिन पानी नहीं पी रहे हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं पी रहे हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं पी रहे हैं, तो आप खुद सोचो, अगर हम पानी पी नहीं रहे हैं और हम बार बार यूरिन के लिए जाएंगे, बार बार यूरिनेट करने के लिए जाएंगे, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में जो पानी स्टोर है वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा, सारा पानी बाहर आ रहा है, पानी बाहर आ रहा है। अगर पानी बाहर आ गया तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह सकता है। लेकिन जिस दिन हम काफी ज्यादा पानी पीते हैं, उस दिन क्या होता है, हम बार बार यूरिन जाते हैं, क्योंकि बॉडी को पता है कि मुझे 70 से लेके 75% या 78% तक मुझे वाटर का लेवल चाहिए बॉडी के अंदर, ताकि बॉडी के अंदर जो भी आयंस है उनकी कंसंट्रेशन भी मेंटेन रहे, बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहे, सब कुछ मेंटेन रहे। तो डीसीटी देखता है, ये चेक करता है यहाँ पे कि देख लेते हैं कि इस पर्सन की बॉडी में कितना पानी है। मान लेते हैं कि पानी बहुत ही कम है, बहुत ही कम, ये पर्सन पानी पी नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे मैक्सिमम वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेगा। देखो सारी चीजें दोबारा रीअब्सॉर्ब हो रही है, जो जो चीजें पीसीटी में हुई थी, वाटर यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो रहा है, सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, बाइकार्बोनेट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, इसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये रीअब्सॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है, बॉडी के ऊपर, बॉडी की कंडीशन के ऊपर। इसलिए हमने कहा कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन हो रही है। अगर पानी बॉडी में पहले ही सफिशिएंट है तो जरूरत नहीं है, फिर तो यहाँ पे फिल्ट्रेट के थ्रू आ जाएगा। इसीलिए अगर आपने कभी नोटिस किया हो अपने यूरिन को, तो आपने देखा होगा जिस दिन हम पानी नहीं पीते हैं, उस दिन हमारा यूरिन काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, हाईली, आप ये कह सकते हो कि मतलब येलो कलर का होता है बहुत ज्यादा, और थोड़ा सा यूरिन हम पास करते हैं। लेकिन जिस दिन हम काफी ज्यादा पानी पी रहे हैं, उस दिन उसका कलर भी पानी की तरह ही होता है, इक्विवेलेंट, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है इस डीसीटी के ऊपर। तो जब इधर डीसीटी के पास आया, अब मैं इसको रिमूव इरेज ही कर रही हूँ, तो देखिए यहाँ पे जब डीसीटी के पास आया, इधर भी दोबारा वही है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो यहाँ पे वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, और वाटर कितना एब्सॉर्ब होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी की कंडीशन के ऊपर। अब एक यहाँ पे हार्मोन होता है जो एक्ट करता है, जिसका नाम है एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन। एग्जांपल आता है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन, अब इस वैसोप्रेसिन हार्मोन का क्या रोल है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, आपको मेरे चैप्टर तक के एंड तक समझ में आ जाएगा। बस ये समझ लो कि जो कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होती है, इसमें इस एडीएच का बहुत बड़ा रोल होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का। अगर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन अगर ना एक्ट करे ना डीसीटी के ऊपर, तो बॉडी में कभी कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन हो ही नहीं पाएगा। इतना समझ लो बस, कैसे काम करता है वो अगेन बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे दोबारा वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, बाइकार्बोनेट दोबारा रीअब्सॉर्ब हो रहा है। और सेम चीजें अब ब्लड के अंदर जो जो वेस्ट चीजें रह गई थी अभी भी, लाइक
पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया, ये सारी चीजें यहाँ पे दोबारा सिक्रीट हो जाती है और यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में हमें मिल जाता है यूरिन। अब इसको हम यूरिन बोलते हैं। और सोचो कलेक्टिंग डक्ट में जब ये फिल्ट्रेट जा रहा है तो यहाँ से भी और पानी रीअब्सॉर्ब हो जाता है, तो हम यहाँ पे कम से कम यूरिन हम पास करना चाहते हैं। मतलब यूरिन के अंदर क्या है, यूरिया ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि यूरिया कम से कम पानी का यूज करके बाहर निकल जाए हमारी बॉडी से। कहने का मतलब यहाँ पर ये। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी जो मैंने बताई। अब यहाँ पे अभी जो हमने डायग्राम बनाया था ये वाला, ये तो भी हमने पीसीटी का बनाया था। तो यहाँ पे अब ये थोड़ा सा समझाना है यहाँ पे, बस ये यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं समझाना चाहूँ, ऐसे बहुत ही खिचड़ी पक गई है, लेकिन ये जो हेनले लूप है, बस इतना बता रही हूँ कि जब हेनले लूप से फिल्ट्रेट नीचे आता है तो यहाँ से पानी रीअब्सॉर्ब होता है। पानी क्यों रीअब्सॉर्ब होता है, क्योंकि ये फ्रीली परमिएबल है वाटर के लिए, लेकिन यहाँ से कोई आयंस बाहर नहीं जाते हैं। दोनों साइड से पानी बाहर निकल रहा है, पानी बाहर आ रहा है, लेकिन कोई आयंस नहीं आ रही क्योंकि आयंस के लिए इम्परमिएबल है। और जब असेंडिंग लिम्ब पे जाएगा तो यहाँ पे सारे आयंस का मूवमेंट होगा, लाइक सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, ये बाहर निकलेंगे, पानी नहीं निकलेगा क्योंकि पानी के लिए इम्परमिएबल है और आयंस के लिए परमिएबल है। डीसीटी में क्या होगा, यहाँ पे अगेन वाटर भी रीअब्सॉर्ब होगा और साथ में बाइकार्बोनेट भी रिलीज होंगे, क्लोराइड आयन भी रीअब्सॉर्ब होगा। और क्या क्या चीजें यहाँ पे एक्सक्रीट होंगी, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयंस और अमोनिया, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। और बाद में यूरिन आ गया हमारे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। आई होप आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे आइडिया लगा होगा। अभी मैं आपको 2-3 डायग्राम्स यहाँ पे और दिखा लेती हूँ जिसकी हेल्प से आपको इधर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है ना हेनले लूप में, ये ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, एनर्जी का यूज यहाँ पे नहीं होता है। देखिए अगर यहाँ पे प्लीज ये 300, 500, 600, 1200 क्या लिखा है, इसको प्लीज आप भूल जाओ। अभी आपको बिल्कुल भी इन चीजों को नहीं देखना है, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। बस अभी जो मैं आपको बता रही हूँ आपको ये देखना है कि कोई हेनले लूप यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर आप हेनले लूप देखोगे तो हमारे पास ये वाला है हेनले लूप, कौन सा, हाँ ये वाला है। ये बाहर वाला, ये जो बाहर वाले ट्यूब है ये है हेनले लूप है, और ये जो अंदर वाला है यहाँ पे वैसा रखता है, ऐसे लिखा हुआ भी है, ये वैसा रखता है पर काफी छोटा है। अब फिल्ट्रेट देखिए नीचे आ रहा है, तो ये कौन सा हेनले लूप है, ये है डिसेंडिंग हेनले लूप। ये वाला यहाँ पे देखिए ये कौन सा हेनले लूप है, ये है असेंडिंग हेनले लूप। तो देखिए जब हमारा असेंडिंग जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वाटर के लिए परमिएबल है, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज नॉट, मतलब असेंडिंग वाला वाटर के लिए परमिएबल नहीं है। आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, देखिए जब फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा है तो पानी देखो यहाँ से निकल रहा है, और पानी कहाँ जा रहा है, वैसा रेक्टा के अंदर जा रहा है। ये वाला ये दिख रहा है, ये वाला वैसा रेक्टा, सारा पानी निकल के वैसा रेक्टा के अंदर जा रहा है। ये वाला फिल्ट्रेट जब यहाँ पर आया असेंडिंग वाले के पास, तो असेंडिंग वाला क्या है, लूप ऑफ हेनले एक्टिवली पंप आउट आयन को पंप आउट कर रहा है। देखो अगर आप ध्यान से देखो सारा पानी देखो अंदर ही रह रहा है, क्योंकि ये पानी के लिए परमिएबल नहीं है। हमने यही कहा ascending loop of Henle is not permeable to water but permeable to ions। तो यहाँ पे देख रही है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड पोटेशियम, इन सब के लिए फ्रीली परमिएबल है। तो जो जो चीजें इसने निकाली यहाँ पे वैसा रखता है, देखो उसको एब्सॉर्ब कर लिया, अंदर हमारे पास वैसा रखता है, तो वैसा रखता है इसको रीएब्सॉर्ब कर लिया। जो चीजें हेनले लूप ने निकाली उसको किसने ले लिया, वैसा रक्टा ने ले लिया। आई होप आप इसको समझ पा रहे हो, जो चीजें मैंने आपको बताई कि डिसेंडिंग वाला पानी निकाल रहा है वैसा रक्टा में जा रहा है, असेंडिंग वाला आयंस निकाल रहा है ये भी वैसा रक्टा में जा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज इस इसको बताइए।
ये काफी इंपॉर्टेंट है आगे वाला कंसेप्ट समझने के लिए भी। लूप ऑफ हेनले और वैसेरेक्टा को समझ पा रहे हो? मिक्स तो नहीं हो रही चीजें? अभी बस ओनली मैं यहाँ पे थ्योरी रीड कर लूं, बाकी वाला पोर्शन हम ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे काफी कुछ है बताने के लिए, उसके बिना ये चीजें समझ नहीं आएंगी। अभी सिर्फ जो मैंने इतना बताया आपको, जस्ट मैं उतने ही पोर्शन को यहाँ पे रीड कर। अब ये कह रहा है कि जो रीअब्जॉर्प्शन है वो सबसे मिनिमम होती है कहाँ पे? असेंडिंग लिम्ब में। हेनले लूप का प्लीज नोट कर लो, ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है। तो जो असेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले का, वहां पे रीअब्जॉर्प्शन सबसे कम होती है, सबसे कम। हाउएवर, लेकिन असेंडिंग लिम्ब किसमें रोल प्ले करता है? मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इसका मीनिंग क्या है, ये ऑस्मोलैरिटी क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ये अभी समझ में नहीं आएगा आपको कि ऑस्मोलैरिटी क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है, ये सारी बातें बाद में बताऊंगी। अभी जस्ट इसको समझ लो जितना आज बताया है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमिएबल टू वाटर, वाटर के लिए परमिएबल है, बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, मतलब आयंस, आयंस के लिए पूरा का पूरा इम्परमिएबल है। तो ये क्या कर रहा है? कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन। जब ये नीचे जा रहा है तो ये फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। अब अगेन कैसे बढ़ा रहा है, प्लीज इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। जब तक आपको ऑस्मोलैरिटी नहीं समझ में आएगी ना, ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आएगा। असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो इम्परमेबल होता है वाटर के लिए, बट अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली। मतलब ये आयन का ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जी का यूज करके एक्टिवली, और बिना एनर्जी का यूज किए हुए पैसिवली। अब अगेन ये सारी लाइनें भी आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि ऐसे ही समझ में नहीं आने वाली है। डीसीटी देख लो, जितना चीजें बताई है वैसे भी उतना ही बता रही हूँ आपको। डीसीटी क्या करता है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम की और वाटर की, जो कहाँ पे होती है? डीसीटी वाले पोर्शन में होती है। इसके अलावा डीसीटी क्या क्या चीजें रीअब्जॉर्ब करता है? बाइकार्बोनेट आयन, और सिलेक्टिव प्लीज नोट कीजिए सिक्रीशन करता है हाइड्रोजन की, पोटेशियम आयंस की और अमोनिया की, टू मेंटेन द पीएच, पीएच को मेंटेन करने के लिए, एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड। हमारा जो ब्लड है उसमें सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, उसको बैलेंस करने के लिए भी क्या होता है हमारे पास? ये हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लास्ट में आता है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये सबसे लॉन्ग डक्ट होता है जो कॉर्टेक्स से स्टार्ट होता है और आपका मेडुला तक जाता है। ऐसे आप नेक्स्ट वाले इसमें डायग्राम में भी देख सकते हो। जैसे काफी देर से डायग्राम देख ही रहो, मुझे लगता है अब तो याद हो गया होगा। ये देख लो, ये पूरा हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, ये कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है और ये वाला मेडुला वाला पोर्शन है। तो ये कॉर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मेडुला तक जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है। और अगर एक चीज बता दूं, अमोनिया भी यहाँ पे थोड़ा सा रीअब्सॉर्ब होता है, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया, स्मॉल अमाउंट। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या है? दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी, कहां तक जाता है? इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। सो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन ड्यू टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाने के लिए, ताकि मिनिमम वाटर का लॉस हो, सबसे ज्यादा पानी, मतलब सॉरी सबसे ज्यादा नहीं, काफी मतलब लार्ज अमाउंट में पानी यहाँ पे रीअब्सॉर्ब होता है। सो दिस सेगमेंट ये क्या अलाउ करता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी ये रीअब्सॉर्ब करता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी। इसके अलावा अगेन ये भी पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है, आयन के बैलेंस को मतलब मेंटेन करने में हेल्प करता है, और ये भी सिक्रीशन करवाता है हाइड्रोजन के, ना कि पोटेशियम आयंस की। अब अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि ऑस्मोलैरिटी में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। बस थोड़ा सा आपको इतना बता देती हूँ कि ऑस्मोलैरिटी का थोड़ा सा मीनिंग अगर आपको समझ में आ गया तो। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? मान लेते हैं मैंने एक सॉल्यूशन लिया है,
यहाँ पे मैंने वाटर लिया एक चैम्बर के अंदर, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया, और NaCl के मैंने यहाँ पे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे टोटल मैंने यहाँ पे 100 NaCl डाल दी। तो यहाँ पे कितने सोल्यूट ही होता ना ये, या चलो शुगर डाल दिया, कुछ भी ऐड कर दिया, कितने आयंस है इस वाटर के अंदर। तो जब हमारे पास वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट है ना, और ये सोडियम क्लोराइड या शुगर ये क्या है, सोल्यूट है। तो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। एक इस सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास कितनी सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन है वो बताती है हमें ऑस्मोलैरिटी। तो आप सबको पता है अगर पानी के अंदर में ज्यादा सॉल्ट डालूंगी तो वो ज्यादा कंसेंट्रेटेड होगा, अगर मैं वहां पे कम सोडियम डालूंगी तो वो कम कंसेंट्रेटेड होगा। तो ऑस्मोलैरिटी क्या बताती है, टोटल सॉल्यूट कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। एक कोई भी सॉल्यूशन होता है जब उसकी लो ऑस्मोलैरिटी है, लो ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है कि वहां पे पानी ज्यादा है, ग्रेटर वाटर मॉलिक्यूल है, किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूट के कंपैरिजन में। और ऐसा सॉल्यूशन जिसकी हाई ऑस्मोलैरिटी, इसका मतलब है उसके पास वाटर के मॉलिक्यूल कम है सॉल्यूट पार्टिकल की कंपैरिजन। तो अगर हम यहाँ पर ये वाला डायग्राम देखते हैं, अगेन मैं आपको ये वाला पोर्शन कल करवाऊंगी क्योंकि इसमें काफी टाइम लगेगा। ये किडनी बनी हुई है, आउटर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स है और इनर वाला मेडुला है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो ऑस्मोलैरिटी होती है जब हम तो अभी मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास ये किडनी का आउटर पोर्शन ये कॉर्टेक्स है और ये वाला मेडुला रीजन है। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है। ऑस्मोलैरिटी की यूनिट होती है मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये ऑस्मोलैरिटी की यूनिट है, मिली ऑस्मोल पर लीटर, यहाँ पे लिखी हुई है। तो जब हम कॉर्टेक्स से मूव करते हैं, देखो पूरे कॉर्टेक्स में 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑस्मोलैरिटी है, लेकिन जब हम मेडुला में मूव करते हैं तो जैसे जैसे हम मेडुला के अंदर आ रहे हैं ऑस्मोलैरिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। देखो पहले 600 हुई, फिर 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200। तो जब एकदम डीप मेडुला में आ गए हैं तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी सबसे ज्यादा हाई हो जाती है, दैट इज 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो बस, लेकिन इसका क्या रोल है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज के लिए हमें इतना ही करना था। आई होप आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ में आया होगा। ये वाला डायग्राम तो उसको समझ में आ गया होगा, ज्यादा नहीं आया ये वाला। बताइए इतना पोर्शन आपको समझ में आया है, इतना तो समझ में आ गया रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रही है, किस किस की हो रही है, सिक्रीशन किसकी हो रही है, बताइए। ठीक है, तो आज अभी हम इतना ही करेंगे, बाकी पोर्शन फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, ये मतलब बैलेंस का मतलब क्या है, जो भी हम आयन की बैलेंस करना ये करना, ठीक है। तो अभी मैं सेशन यहीं पे एंड कर रही हूँ, बाकी पोर्शन फिर हम कल करते हैं। ओके जी, वेलकम अमनजोत। चलो फिर बाय बाय। थैंक यू मैम। ओके जी, वेलकम।